नमस्कार दोस्तों। हम धूप में जलते रहे जब उस तरफ बरसात हो। यह कौन सी तहजीब है जब जुल्म भी सौगात हो। खुद उसमें शामिल हो निजाम जब शाह में उत्पात हो। तो इससे ज्यादा और बड़ी चीज क्या हो सकती है। और ये शब्द हैं अशोक रावत साहब के। और इनके साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं क्योंकि जो हालात हैं, चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर के निश्चित रूप से एक चिंता का माहौल है। डर और सत्ता का खेल चल रहा है और इस खेल में जो हो रहा है वो अपने आप में दर्दनाक है। और स्थिति क्या है, आज फिर भारत की संसद नहीं चल सकी। और संसद में जिस तरीके से दोनों पक्षों में तकरार हुई, एक पक्ष राहुल गांधी माफी मांगो की बात कर रहा था, वो उन्हें भी सावरकर बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं राहुल गांधी। सावरकर समझा है क्या। श्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 15 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं इस सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी। Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 16 in the list of today's business. आइटम नंबर 17 डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी। Honorable Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 17 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 18 श्री विश्वेश्वर टुडू जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in today's list. तो यह स्थिति है। और जो संपूर्ण विपक्ष है कांग्रेस के नेतृत्व में, वो अडानी घोटाले को लेकर के जेपीसी की मांग कर रहा है। और वो कह रहा है मोदी अडानी घोटाले की पूरी जांच जेपीसी से होनी चाहिए और उससे कम हमें मंजूर नहीं है। तो इसको लेकर के दोनों पक्ष, सत्ता हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और संसद ठप। संसद ठप होने में सबसे बड़ी बात है कि जिस सत्ता पक्ष को संसद चलाने का जिम्मा है वही संसद नहीं चलने दे रहा है। और इसको लेकर के बहुत सही बात कही प्रमोद तिवारी ने, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और विपक्ष को आज लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 मार्च से जो ड्रामा चल रहा है वो पीएम के इशारे के बिना नहीं हो सकता है। भारत माता के चरणों में बैठकर जो घोटाला हुआ है उस पर जेपीसी बने, ये कितना भी डराएं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी क्या चीज है। तो इस बात को लेकर के वो लगातार इस पे कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो सुनिए, आप भी समझिए। बहुत दुख के साथ 13 तारीख से जो ड्रामा चल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री जी के बिना इशारे के ये नहीं हो सकता। आज फिर सदन में चलने नहीं दिया गया। सदन को क्या मांग है हमारी? सिर्फ यही कि इस देश के आजादी के बाद जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, लाखों करोड़ का, अडानी जो 6 से 9वें नंबर पे था, 2 पर लाने के लिए सारी संपत्तियां बेच दी गई, नियमों को शिथिल कर दिया गया, खान, रेल, एयर सब उसके हवाले कर दिया गया। उस पर जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं हम। और जेपीसी कोई पहली बार नहीं बनेगी। यहां तो 1 करोड़ कुछ के घोटाले पे जेपीसी बन चुकी है और लाखों करोड़ के घोटाले के बाद जेपीसी की मांग हमारी स्वीकार नहीं हो रही है। सारे विरोधी दल के नेतागण, सारी पार्टियां एक स्वर से जेपीसी की मांग कर रही हैं। जेपीसी से डर क्यों, घबराहट क्यों है? इसलिए कि अगर जेपीसी हुई
तो भाजपा के चेहरों से नकाब हट जाएगा और ऊपर से लेकर नीचे तक जिन्होंने गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के हकों को मार के अडानी की तिजोरी में भरा है, पूंजीपतियों की तिजोरी में भरा है, वो भाजपा बेनकाब हो जाएगी। इसलिए भाजपा जेपीसी नहीं मान रही है और सदन को इसीलिए नहीं चलने दे रही और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कि जेपीसी की बात ना हो, हमारे नेता श्री राहुल गांधी के आवास पर कल जो नृशंसतापूर्वक गैर कानूनी ढंग से जमावड़ा किया गया, हमारे विरोधी दल के कई नेता, ईडी, तमाम इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके उनको आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब ने ये शपथ ली है कि जो सबसे बड़ा घोटाला भारत माता के चरणों में बैठकर हुआ है, जब तक जेपीसी की मांग नहीं स्वीकार होगी, चाहे ये जितना आतंक फैलाएं, चाहे जितना डराएं, हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो भाजपा से क्या डरेंगे। हमारी मांग कायम है। आज हम लोगों ने सब ने बैठकर तय किया है कि वी डिमांड जेपीसी, और जब तक जेपीसी नहीं होगी लोकतांत्रिक ढंग से हमारी संघर्ष जारी रहेगा। क्यों हम इसकी बात करते हैं? क्योंकि डराने की कोशिश कैसे होती है इसको आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से डराने की राजनीति चल रही है उसको आप समझ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो कहा गया कि सबका साथ सबका विकास, और फिर दोबारा बात की गई सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मगर उसके बाद में अब जब सत्ता पूरी तरीके से चरम पर है, उस समय वो कहते हैं अब सबके डर से सत्ता हमारी। तो अब सबका डर जो है वो उनकी सत्ता का आधार बन गया है और वो उस बूते सत्ता में काबिज रहने की बात करते हैं। तो यह स्थिति है। शायद यही पूरी मोदी नीति बन गई है और इस नीति के बूते ही नरेंद्र मोदी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। मोदी सरकार देश के सियासतदान को डरा कर रखना चाहती है और पहले अपनी पार्टी के लोगों को डराया, चुप कराया, कुछ चुप बैठा दिया और कुछ नहीं माने तो उन्हें सलाहकार मंडल में डाल दिया। अंत में कुछ तलवे चाटने लगे तो कुछ शरणागत हो गए तो कुछ हरम में भेज दिए गए। तो यह हुआ मोदी सरकार। फिर भ्रष्ट विपक्षी नेताओं को शिकंजे में लिया गया, उन्हें सूबेदार बना दिया गया और फिर कुछ क्षेत्रीय जातीय दलों के नेताओं को आंख दिखाई गई, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जो फिर भी बोले उनको रगड़ दिया और अडानी को भेज दिया। और इससे अडानी को भेज करके क्या किया तो उसके बाद में वो भी पाले में आ गए। उदाहरण मौजूद है, ममता बनर्जी सरीखे लोग। इसके बाद में उन्होंने खुलकर मोर्चा लिया और जिन्होंने खुलकर मोर्चा लिया और डर नहीं रहे, उन पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं कि शायद डर जाएं। उनके दलों को चंदा देने वालों को के घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, नोटिस पहुंच रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी को पहले ईडी से बुलवाया, उनकी मां को बुलवाया, उनकी बहन को बुलवाया, उनके बहनोई को बुलाया, उनके तमाम साथियों को बुलाया, पार्टी के लोगों को बुलाया। जब वो नहीं डरे तो साथ क्या किया जाए, तो राहुल गांधी को के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उनके यहां दिल्ली पुलिस भेज दी इस बात के लिए कि आपने उस बयान में कहा था, जब आप लाखों करोड़ों लोगों से मिले थे तो वे बताइए कि वो कौन लोग थे, यह बताइए। आप समझ सकते हैं। इसके बाद में अब नया खेल है, जो मोदी के खुलकर चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी, और कांग्रेस के साथ जो खड़ा होगा उसको सबक सिखाया जाएगा। यह दिखाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है। नतीजतन तमाम उद्योगपति, व्यापारी, सियासी दल के नेता डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। तमाम दल डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी हैं कि वो डरते ही नहीं है, कांग्रेस है कि डरती नहीं है, रोज नए हमले कर रही है। और राहुल गांधी आज पहले संसद में थे और संसद के बाद
कर्नाटक पहुंच गए और कर्नाटक पहुंच के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया और कहा ये 40% की सरकार है, 40% कमीशन की सरकार। आप भी देखिए, कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार है। जब इस तरह की स्थितियां हो तो आप समझ सकते हैं। अब भाजपाई इस मांग पर अड़े हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। किस बात पे माफी मांगे? जो बात उन्होंने कभी कही ही नहीं। सच बोलने के लिए वो माफी मांगे। तो साहब, ये अब राजनीति हो रही है। तो उसके बाद में अब भाजपाई क्या मांग कर रहे हैं? विशेषाधिकार नोटिस और सब कुछ सारे के बाद में जब कुछ नहीं हो रहा तो भाजपाई मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, राहुल गांधी को जेल में डालो और न जाने क्या क्या। राहुल गांधी भी हैं, कहते हैं कि अगर कुछ गलत किया है तो उन्हें जेल में डालो। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह हिम्मत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल रोज बरोज आक्रमण करते नजर आ रहे हैं। कल उनके घर में जब मोदी ने पुलिस भेजी तब भी वो नहीं डरे और अकेले गाड़ी चलाते हुए आ गए। आज राहुल गांधी कर्नाटक में हमला बोल रहे हैं, जैसा मैं बता चुका हूं। और इसके बाद कांग्रेस जब हुकूमत में नहीं भी थी गुजरात में, उसके बावजूद गुजरात से ही अमित शाह को जेल भिजवाया था और उन्हें तड़ी पार भी करा दिया था। आपकी ये हिम्मत है क्या? आप शिखंडी की तरह पीछे छिपकर वार करते हैं। तो शिखंडी का सहारा लेकर वार करते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो शिखंडी की भूमिका में कौन है? आज शिखंडी की भूमिका में है इनकम टैक्स, शिखंडी की भूमिका में है सीबीआई, शिखंडी की भूमिका में है ईडी, शिखंडी की भूमिका में है पुलिस, तो मोदी पुलिस। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के खेल हो रहे हैं। वैसे एक बात साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी मोदी पर हावी हो चुके हैं और इतना हावी हो गए हैं कि मोदी की धमकियों को धता बताकर वो बिल्कुल आंधी बन गए हैं। ये गांधी परिवार है, ये वो संदेश बार बार दे रहे हैं। और जब वो यह संदेश देते हैं तो फिर अब कैसे धमकाया जाए राहुल गांधी को? इसकी नीतियां रोज बनाई जाती हैं और इसके लिए काम किया जाता है। और जब इसके लिए काम किया जाता है तो आप सवाल उठते हैं कि किस तरीके से आप करते हैं। तो ये सवाल, लेकिन राहुल गांधी है कि हर विषय पर घेर के रखते हैं और वो शरणागत होने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो यह स्थिति है। आज संयुक्त विपक्ष एक साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है और एक ही बात कर रहा है कि अडानी मोदी महाघोटाले की जेपीसी से जांच कराई जाए। और इस जांच को लेकर के तमाम मीटिंगें रोज हो रही हैं और रोज इसको लेकर के पूरा हमला बोला जा रहा है। हालांकि तमाम साजिशें रची गई हैं,
ममता बनर्जी से भी हमला कराया जा रहा है कांग्रेस पर, अखिलेश यादव से भी हमला कराया जा रहा है, टीआरएस से भी हमला कराया जा रहा है जो अब बीआरएस हो गई है। उसके अलावा बाकी तो है ही है छोटे छोटे। तो इस तरह से तमाम सारे जो अपने अय्यारों से हमला करा रहे हैं, लेकिन न राहुल डर रहे हैं न कांग्रेस डर रही है, वो लड़ने को तैयार है और सीमित संसाधनों से भी वो लड़ रही है। तो जब यह स्थिति हो तो बात समझ में आती है। इसके बाद में आप एक और चीज समझिए, जो हालात हैं, चीजें हैं, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके की स्थितियां हैं, आज क्या हो रहा है, आज हमारे देश के कानून मंत्री डराने में लगे हुए। कानून मंत्री किसे डरा रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट को डराना चाहते हैं, हाई कोर्ट को डराना चाहते हैं, लोअर कोर्ट्स को डराना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये बताना कि हम सुप्रीम कोर्ट को जब डरा लेते हैं तो आप क्या चीज है। तमाम सारे लोग डर भी गए हैं, ऐसा नहीं है, तमाम जजेस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्ट भी हैं, बेईमान भी हैं और तमाम तरह से वो चीजों के शिकार हैं। लेकिन अधिकतर लोग डरने को तैयार नहीं। और हमारे देश के चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, वो तो बिल्कुल डरने को तैयार नहीं। वो हर फैसले, हर जगह ये संदेश देते हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। और यही बात है कि नरेंद्र मोदी ने डराने का काम, जजेस को डराने का काम जो है किरण रिजिजू को सौंपा है। और किरण रिजिजू जो करते हैं, उन्होंने कहा, इंडिया टुडे का एक कार्यक्रम था, उसमें कहा कि सेवानिवृत्त जो न्यायाधीशों पर भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है और यह गैंग जो है न्यायपालिका में विपक्ष की भूमिका में है और न्यायपालिका के भी कुछ जज विपक्ष की भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सबको पहचान रहे हैं, सबकी कोई निगरानी कर रहे हैं और सबको इसके लिए वो करेंगे। तो आप सोचिए, इस तरह की जब बात कहते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं। वो कहते हैं न्यायाधीश किसी समूह या राजनीतिक संबद्धता का हिस्सा नहीं है। सवाल क्या कि कुछ खुले तौर पर सुझाव क्यों दे रहे हैं कि न्यायपालिका सरकार का विरोध करती है। तो इस तरह की बातें जब वो करते हैं तो आप समझ सकते हैं वो न्यायपालिका में जो उसका पूरा नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको लेकर के कहते हैं ये पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी। जबकि वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं ये पूर्ण पारदर्शी है। उन्होंने पारदर्शिता का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि कोलोजियम में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की रिपोर्ट दी गई उसे उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक डोमेन में ला दिया कि किस आधार पर किस जज को अपॉइंटमेंट ना हो, इसकी वो रिपोर्ट दे रहा है। इसके बाद में और खलबला गई है सरकार, उसे समझ नहीं आ रहा है तमाम सारी संवैधानिक बेंचों में तमाम मामले सुनवाई को हैं और उनमें बड़े कड़े कड़े फैसले आ रहे हैं और उन फैसलों से मोदी सरकार हिली हुई है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को भी डराना चाहती है और दूसरी अदालतों को भी डराना चाहती है। मैंने जैसे बताया, कुछ लोग डरते रहे, एक लोग डरे और डर का असर यह हुआ कि उन्हें इनाम भी दे दिया गया, राज्यसभा चले गए। तो कुछ डरने वाले भी लोग हैं जो डर के कारण कर रहे हैं, कुछ दूसरे लाभ के लिए कर रहे हैं। जैसे अरुण मिश्रा जैसे जजेस थे, उन जजेस ने क्या किया, अडानी के लिए, सबके लिए, सरकार के लिए, सरकार के हिसाब से जो कहा सरकार ने वही फैसला, यानी सरकार टाइप करके दे दे वही फैसला हो जाए, इस तरह की उन्होंने भूमिका अदा की। तो इस तरह के भी जजेस रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब कॉलेजियम दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को लेकर के जिस तरीके से कर रही है, उससे आप समझ सकते हैं। और कानून मंत्री किस तरह से बात करते हैं, जैसे कोई एक डाकू बात कर रहा हो, वो ऐसे धमकाने की बात करते हैं। लेकिन कल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें डरा दिया। नतीजा ये हुआ, वो कहते हैं मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सावरकर के लिए कुछ मत कहिए। अब आप समझिए कि इस हालत में आ गए हैं कि अब हाथ जोड़ने पे आ गए। यह इनका डर है और इस डर के कारण डरता कौन है? जो नाकाबिल होता है। जो काबिल होता है वो कहता है ठीक है, कंपटीशन के लिए आप अच्छे होंगे तो आप यहां बैठेंगे, हम अच्छे होंगे हम बैठेंगे। लेकिन जो डरपोक होता है वो नहीं चाहता
इस तरह से हो। तो अब ये डर का माहौल बना है, और डर कैसे कैसे बनाया जाता रहा है आपने देखा है कैसे ममता बनर्जी टीएमसी ज्यादा बोलने लगी थी तो उनके यहाँ जब पहुंच गई ईडी और उनके घोटालों का सारी चीजें सामने आ गई, सबूत भी मिल गए, पैसा भी बरामद हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने चुप्पी साध दी। उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, ये तो दूसरे लोग हैं जो ये सब करते हैं। उसके बाद में आपको याद हो इसी तरीके से अखिलेश यादव के परिवार की जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला था, उस मामले में नरेंद्र मोदी ने कृपा कर दी और वो वापस ले लिया। उसका नतीजा क्या हुआ, वो भी सरेंडर हो गए हैं। उधर ममता बनर्जी सरेंडर हो गई है। उसके बाद में जो बीजू जनता दल है वो पहले से ही सरेंडर है, वो सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और उसके बाद यदि आप करेंगे जो बीआरएस टीआरएस जो भी कह लीजिए, उसकी भी यही स्थिति थी, वो भी सरेंडर है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में आप देख लीजिए, वो सरेंडर है। तो तमाम जगह ये तथाकथित विपक्षी दल ये असल में विपक्ष नहीं है, ये तो सरेंडर किए हुए, और जो सरेंडर किए हुए हैं आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो इन सरेंडर वालों को वो मानना ही गलत होगा कि ये विपक्ष है। तो इस बात को बार बार समझाया जाता है, कहा जाता है कि किस तरीके से विपक्ष है क्या, इसको समझिए। तो जो हालत है, टीएमसी हो, बसपा हो, वाईएसआर रेड्डी की पार्टी हो, इसके बाद में टीआरएस जो बीआरएस हो गई है, ओवैसी की पार्टी हो, बीजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये इन दल को विपक्ष मानना ही गलत है। ये विपक्ष है ही नहीं। आप देखिए किस तरीके से एक आतंकवादी अमृतपाल को पाला पोसा गया, बड़ा किया गया, और अब एक ड्रामा चल रहा है पिछले 3-4 दिन से, और इस ड्रामे के चक्कर में वास्तविक मुद्दे दब रहे हैं। देखो, मैं लगातार 2 दिन से हर टीवी चैनल पे देख रहा हूं, जो अपने आप को पंजाब का वारिस कहलाता था अमृतपाल, जो बाहर से बहरूपिया बन के सिखों का एक चोला डाल के, एक मैं बात कह लूं, सिख है जो गुरु का सिख, वो कभी भी मैदान छोड़ के भागता नहीं है। और ये रोज खालिस्तान बनाने के लिए नौजवानों को अपने साथ जोड़ रहा था और कह रहा था भी सबसे पहले अगर सिर दूंगा, जान दूंगा तो मैं दूंगा। आज 2 दिन से ये ऐसे भागा है, इतना बड़ा धब्बा इसने एक सिखों पे लगाया है। आज बाहर के एनआरआई जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी देख लें, और यहां पे जो आईएसआई जो इसे सपोर्ट करती थी, बड़ा शेर बनाया था जिन्होंने, आज ये गली गली भाग रहा है। कभी गाड़ी से उतर के स्कूटर के पर के कनकों में छिप रहा है, अब पता नहीं कौन सी नाली में चूहा है, एक चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है। और सिखों की जो इतनी बड़ी महान, मैं समझता हूं उनकी एक छवि है, उसको इसने ढाल लगाई है। ये एक कायर है, और मेरी ख्याल से सबको आपको ये सोचना चाहिए भी ये बाहर से भेजा हुआ था। अगर ये सच्चा सिख होता, सच्चा हमेती होता, तो आज सामने खड़ा होता और कहता भी ये ले जाओ पकड़ के, मैं कौन सा कोई गलत काम कर रहा हूं। आज सब कुछ ये सामने आ गया और ये पता चल गया भी ये सिख नहीं है, सिखों के बहाने में एक बहरूपिया बाहर से भेजा एजेंट, एक आईएसआई और बाहर की एजेंसियों का एजेंट था। तो ये सब इसीलिए लाए गए। उन्हें आखिर कहां से क्या मिला, कैसे हुआ, क्या है, इन सब चीजों पे चर्चा नहीं हो रही। तो यह स्थिति है। इसके बाद में अखिलेश यादव पूरी तरीके से तो नहीं मैं कह सकता हूं कि वो विपक्ष नहीं है, लेकिन उनका 70% स्थिति ये हो गई है कि अब वो विपक्ष नहीं रह गए। वो सिर्फ योगी के लिए कुछ बोल लेते हैं, क्योंकि योगी के खिलाफ बोलने से मोदी नाराज नहीं होते। मोदी खुद योगी को पसंद नहीं करते, अमित शाह नहीं पसंद करते, इसलिए उससे तो उन्हें खुशी होती, लेकिन मोदी के खिलाफ वो बिल्कुल नहीं बोलते। वो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने से बिल्कुल डरते हैं। तो यह स्थिति है, तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद टीएमसी और आम आदमी पार्टी को भी आप देख लीजिए, जिस तरीके, हालांकि आम आदमी पार्टी जो है आजकल बोल रही है क्योंकि उनके कुछ नेताओं को जो फंसाया गया, नहीं तो वो भी बोलना बंद कर दिए। और आप देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और यदि आप याद करिए, जो यूपीए 2 थी उसमें कौन था कांग्रेस के साथ, तो ये जो विपक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं उनमें अधिकतर तो थे ही नहीं। तो यह इस बात का सबूत है कि यदि वास्तव में लड़ाई लड़ी जाए
तो जीता जा सकता है, क्योंकि 225 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस सबसे ज्यादा हावी है, और उनमें वो जो 53 सीटें तो जीत के आई, और उसके अलावा 175 से अधिक सीटें वो थी जहां पर वो सेकंड नंबर की पोजीशन पे। तो ऐसी स्थिति में यदि उन पे थोड़ा सा जोर लगा तो 225 सीटें कांग्रेस का आना तय है, और ये 225 सीटें आ गई तो फिर तो मोदी कहां टिकते हैं। और अभी भी मोदी जो सत्ता में है, यह भी आप जान लीजिए, पूरे 90 करोड़ वोटर्स में से उन्हें 22 दशमलव कुछ करोड़ वोट ही मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कोई अपराजेय है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और उस डर के कारण वो हमला करती है। एक प्रकृति का सिद्धांत है ना कि सांप काटना नहीं चाहता है, लेकिन वो डर के कारण आपको हमला करता है। वही स्थिति है नरेंद्र मोदी, वो उस डर के कारण हमला कर रहे हैं। कुछ उनके गुलाम उस डर में फंस के बन गए हैं, और कुछ लड़ रहे हैं जिनमें दम है, जो भ्रष्ट नहीं, जिन पर झूठे केसेस। इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। तो डर के बूते वो सत्ता हासिल करना चाहिए, लेकिन शायद ये संभव ना हो। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आग्रह करता हूं, सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच ही है जो आपको और आपका भविष्य बचाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बचाएगा, अन्यथा बर्बादी आपकी तय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।